कहा जा रहा था लगातार कि सरफराज ये कोशिश करेगा कि वो सीमा पार चला जाए, यानी नेपाल चला जाए, और ये बहुत आसान है इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ है। क्या क्रॉस करने के दौरान ये हुआ, क्योंकि नानपारा का जो इलाका है वो भी बिल्कुल बॉर्डर का इलाका माना जाता है, तो क्या उस पार जाने की कोशिश कर रहे थे नेपाल सीमा के में, उसके दौरान एनकाउंटर हुआ है या पुलिस ने पहले ही इन्हें दबोच लिया और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ? जी सुमेरा, एक बार प्लीज अपना सवाल दोहराइए। विपिन, जानना ही चाहेंगे कि क्या ये कोशिश में थे इस वक्त भी जब एनकाउंटर हुआ है, जब मुठभेड़ हुई है नेपाल सीमा को पार करने के लिए, कि सीमा पार कर नेपाल में चले जाएं, क्योंकि यही लगातार कहा जा रहा था कि कोशिश यही है इनकी कि सीमा पार करें और नेपाल में चले जाएं। बिल्कुल, क्योंकि नेपाल आमतौर पर बॉर्डर्स के इलाके में, आप सुमेरा जानती हैं कि अपराध करने वालों के लिए एक सुरक्षित पनागा होती है। एजेंसियों को वहां ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं है और वहां जाने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए आमतौर पर कोई भी इस तरह का अपराधी जो होता है, आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, वो अपराध करने के बाद नेपाल में शरण लेना चाहता है। और चूंकि ये बहराइच के रहने वाले लोग हैं, इनके बहुत सारे रिलेटिव्स, दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो नेपाल में हैं, तो इसका फायदा इनको मिल सकता है। यही वजह है कि घटना को अंजाम देने के बाद से सरफराज और उसके बाकी साथी, उसके पिता, जो इस पूरी घटना में नामजद आरोपी होने के बावजूद गायब बताए जा रहे हैं, इनके नेपाल में भागने, छिपे होने या भागने की कोशिश होने की संभावना थी। इसी के चलते लगातार एसटीएफ और यूपी पुलिस इस पूरे मामले में ऑपरेशन चलाई हुई थी और उसी में इसको सफलता मिली। नानपारा में एनकाउंटर हुआ है और खबर ये आ रही है कि दो शख्स, तालिब और सरफराज, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी था, जिसने गोली चलाई थी, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, कैसे वो एक सिंगल बैरल गन से अपने घर में उस शख्स को गोली मारा था जिसने उसके घर पे लगे झंडे को हटाया था। और उस तस्वीरों के वायरल होने के बाद पुलिस एजेंसियों पर ये दबाव बढ़ गया था गिरफ्तारी करने का, और परिवार भी इस बात को कह रहा था कि इनमें हमें इस पूरे मामले में इंसाफ चाहिए, और मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की थी। उसके तहत इनको रोका गया, इनको घेरा गया, और जब सरेंडर करने को कहा गया तो कहानी ये निकल कर आ रही है। और पुलिस सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि उधर से फायरिंग की गई और इधर से जवाबी फायरिंग की गई। उस जवाबी फायरिंग में तालिब और सरफराज, इन दोनों को गोली लगी है। संभवतः इन दोनों की मौत भी हो गई है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। जी विपिन, आप बने रहे हमारे साथ। पुलिस पर किस तरह का दबाव था, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें बहराइच से सामने आई उसके बाद पूरे देश में सवाल उठ रहा था कि कानून व्यवस्था किस तरह की है। लेकिन आपको बता दें, अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर पहले बता देते हैं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगी। एनकाउंटर में आरोपी सरफराज को गोली लगी है। मुख्य आरोपी था सरफराज, जिसने गोली चलाई थी, जिसके हाथ में बंदूक दिखाई दी थी। हिंसा के आरोपी तालिब को भी गोली लगी है। जानकारी ये मिल रही है कि भाग रहे थे, एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई, सरेंडर करने के लिए कहा गया और सरेंडर नहीं किया, उसके बाद गोली चली है और मुठभेड़ में मारा गया। जानकारी ये मिल रही है कि गोली लगी है सरफराज को और तालिब को अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है आधिकारिक तौर पर कि क्या मौत हुई है या नहीं, लेकिन जानकारी ये जरूर है कि गोली लगी है दोनों को और अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो एनकाउंटर हुआ है मुख्य आरोपी का, बहराइच हिंसा के सरफराज का, और उसके साथ साथ उसके एक और साथी तालिब का भी। ये जो 6 लोग नामजद थे उनमें से मुख्य आरोपी इसको माना जा रहा था, क्योंकि गोली इसी ने चलाई थी, यानी सरफराज ने चलाई थी, जिसका नाम सलमान भी बताया जा रहा था लगातार। और कहा यह जा रहा था कि कोशिश करेगा कि ये नेपाल सीमा में चला जाए, यानी भारत की सीमा से नेपाल में चला जाए बचने के लिए। लेकिन वहां उसी इलाके में नानपारा एक जगह है जहां पर मुठभेड़ हुई है और एनकाउंटर हुआ है। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए। विपिन, ये जब घटना सामने आई, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद लगातार पुलिस पर बहुत दबाव था। बहराइच की हिंसा के बाद मुख्यमंत्री से परिवार ने मुलाकात की थी और उन्होंने भी कहा था कि हमें बदला चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जी विपिन, विपिन आपको आवाज मिल रही है और उसका रिएक्शन जो, जी बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। मैं जी तो देखिए, 13 तारीख को ये हिंसा हुई थी, जब मूर्ति विसर्जन के लिए पूजा और पहले डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, फिर उसके बाद कराया गया, झंडे लगाने को लेकर विवाद हुआ, और उसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया, ये पूरा परिवार, जो का परिवार और उसके तमाम साथ जो उस इलाके में रहते हैं, तो डोमिनेशन है उस इलाके में, वहाँ उस विशेष समुदाय की आबादी लगभग 70 से 80% है। वो लोग उसी बात का दबाव बढ़ा रहे थे, दुर्गा के जुलूस और एक रिएक्शन हो रहा था वहां पर। पुलिस की संख्या वहां पर बहुत कम थी और इसी बात का रामगोपाल मिश्रा ने विरोध किया, और जब बात बहुत बढ़ गई, तो जब बात हाथापाई की नौबत आ गई, तो रामगोपाल मिश्रा उनकी छत पर चढ़कर उनके घर पे लगे हरे झंडे को हटाने लगा और भगवा झंडा लगा गया। इस दौरान जो आरोपी थे
वो अपनी जो लाइसेंसी बंदूक थी, सिंगल बैरल की बंदूक थी, उससे उस पर हमला करते हैं और उसकी तस्वीरें भी हमने आज सुबह से आपको दिखाया कि कैसे गोली चलाई गई थी। और इस पूरे मामले में आप ये समझ लीजिए कि राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। और जी विपिन, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। एनकाउंटर में आरोपी सरफराज को गोली लगी है, हिंसा के आरोपी तालिब को भी गोली लगी है, यानी दो हिंसा के आरोपी सरफराज और तालिब दोनों को गोली लगी है। यह एनकाउंटर बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज को लगी है। सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है नानपारा में। हमारे साथ विपिन सीधे जुड़ गए हैं। विपिन, ये तमाम जानकारी जो हम तक आ रही है ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह की हिंसा बहराइच में देखने को मिली, उसके बाद जिस तरह से हालात बेकाबू हो गए थे, पुलिस प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे और ऐसे में फरार था सरफराज भी और उसके साथ तालिब भी। अब एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है, क्या कुछ और इससे संबंधित जानकारी मिल पा रही है कि एनकाउंटर कैसे और कब और कहां किया गया? देखिए, थोड़ी देर पहले इस पूरे मामले में जो सरफराज की बहन है उसका रिएक्शन आया था और उसने अंदेशा जताया था कि ऐसा हो सकता है। और उसी अंदेशे के मुताबिक देखिए, क्योंकि इनके पास गन्स भी थी, हत्या करने के बाद जिस गन से हत्या की गई